इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था स्रोत तथा संरचना के आधार पर पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इस वीडियो में हम और क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं संश्लेषण के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो संश्लेषण के आधार पर पॉलीमर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है योगात्मक बहुलक और दूसरा है संगणन बहुलक। तो शुरुआत हम करते हैं योगात्मक बहुलक से। जब एक या एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करती है तो बनने वाला बहुलक क्या कहलाएगा? योगात्मक बहुलक। इसमें आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि योगात्मक बहुलक के अंदर जो मोनोमर्स यानी एकलक इकाइयां होती है वो कैसी होती है? असंतृप्त। और अधिकांशतः उसमें आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एन मॉलिक्यूल एथीन से क्या बन रहा है? पॉली एथीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे संगणन बहुलक की। एकलक के दो या दो से अधिक अणु आपस में संगनित होकर संगणन बहुलक का निर्माण करते हैं। संगणन का मतलब क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें छोटे अणु जैसे जल, अल्कोहल और अमोनिया आदि का क्या होता है? निष्कासन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो मोनोमर होते हैं उनमें आपको क्या मिलेगा? क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह के रूप में क्या क्या हो सकता है? अल्कोहल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और एमाइड हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो टेरिलिन और नायलॉन 6। ठीक है, तो इन दोनों पर हम डिटेल के अंदर चर्चा नेक्स्ट पेजेस पर करेंगे। अब बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पॉलीमर्स का टेम्परेचर के प्रति कैसा बिहेवियर है उसके आधार पर दो भागों में पॉलीमर्स को बांटा गया है। ताप सुनम्य अथवा ताप सुगठित बहुलक और दूसरा है ताप दृढ़ बहुलक। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं ताप सुनम्य अथवा ताप सुगठित बहुलक की। तो इन पॉलीमर्स को जब हम गर्म करते हैं तो श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बंध ना होने के कारण ये पिघल जाते हैं तथा जब इनको पुनः ठंडा किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं? ठोस अवस्था में। ठीक है, तो जब ये प्रक्रिया हम बार बार दोहराते हैं, यानी अब इस ठोस को यदि आप वापस गर्म करोगे तो ये कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। तो इन पॉलीमर्स को आप पुनः उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ताप दृढ़ बहुलक की। तो इन पॉलीमर्स को जब आप गर्म करोगे तो श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बंध बनने के कारण इनमें कठोरता आ जाती है और जब इन्हें ठंडा करके पुनः गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, यानी इनको हम पुनः उपयोग में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो ताप शून्य के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पॉलीएथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। जबकि यदि बात करें ताप दृढ़ बहुलक की तो इसके अंदर बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन आदि आते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड राजस्थान बोर्ड के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि ताप दृढ़ व ताप शून्य बहुलकों के अंदर दो अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन 2012 के अंदर पूछा गया था। ताप शून्य व ताप दृढ़ बहुलकों के एक एक उदाहरण लिखिए। ये राजस्थान बोर्ड 2013, सप्लीमेंट्री 2013 और 2019 के अंदर पूछा गया है। जबकि ताप दृढ़ बहुलक क्या होते हैं ये पूछा गया है 2014 के अंदर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की।
आणविक बलों के आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी पॉलीमर्स के जो श्रृंखलाएं होती है उनके मध्य किस प्रकार का आकर्षण बल पाया जाता है, इसके आधार पर पॉलीमर्स को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यास्थ बहुलक और रेसे। तो यदि बात करें प्रत्यास्थ बहुलक की, तो इनमें रबर के समान क्या होती है, प्रत्यास्थता, यानी खींचने का गुण पाया जाता है रबर के समान, क्योंकि इनमें बहुत दुर्बल आणविक बल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की यदि बात करें, प्राकृतिक रबर ब्यूना एस और ब्यूना एन। अब बात करते हैं रेसों की, तो इनमें श्रृंखलाओं के मध्य क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो नाइलोन 6,6 पॉली एक्राइलोनाइट्राल और पॉली